गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के इंटेल। तो आज की शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है जिसके तहत में वो जो भी एसेट्स बनाए गए हैं थ्रू क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन से उन पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जैसा कि कल बताया था मैंने, 30% का टैक्स लगा दिया गया है। इसको अलग ही करेंसी नहीं माना गया है अभी तक, और इसको नाम दिया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट का। और इसके तहत में अब 30% का टैक्स एप्लीकेबल होगा ऑन एनी एंड एवरी ट्रांजैक्शन, नॉट दी प्रॉफिट बट दी ट्रांजैक्शन। जो भी अमाउंट का होगा, अगर आप पैसा बाहर निकालते हैं तो जो भी पैसा निकलेगा उसमें से 30% आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना होगा। बाकी पूरा समझने के लिए कल का वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर आई हैव एक्सप्लेन इट लार्ज। साथ ही में उन्होंने एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डेटा पब्लिश करा जिसके तहत में उन्होंने कहा है कि 2017 से 21 के बीच में उन्होंने बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज को मॉनिटर किया था, जिनमें कई सारे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वजीर एक्स, BTX इंडिया, यूनो कॉइन, जैप पे, बिटपैचर, बिटसैफर को इन्होंने मॉनिटर किया था और उनकी डिटेल्स और डेटा उनके पास है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। और एट द सेम टाइम अब जो हमारी एजेंसी है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने एक नॉर्म बना दिया है किसी भी ऐसी एप्लीकेशन या एडवर्टाइजमेंट के लिए जिसके तहत में आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कह रहे हैं। वहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना होगा। डिस्क्लेमर क्या होगा कि दिस इज़ अनरेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड नहीं है, सरकारी तौर पे कोई भी इसमें जांच का विषय नहीं बनता है। अगर आप कहीं किसी तरह से भी फंसते हैं तो, और ये रिस्की है, ध्यान करिए। दैट्स व्हाट से इंग्लिश में द line they have asked everybody to add is that crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. So be careful while you trade in cryptos. Moving further, FIS का डेटा देख लेते हैं। FIS ने आज फिर 3,417 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है इक्विटी मार्केट में, जिसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3,024 करोड़ की बाइंग करी है। कल 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा की बाइंग करी थी DIs ने, आज 400 करोड़ कम की बाइंग करी है। मार्केट आज भी गिरी नहीं है, कल उठी नहीं थी। और हो क्या रहा है ये समझिए आप, मार्केट साइडवेज है, कहीं भी नहीं जा रही है फिलहाल तो। पर ये तैयारी ज़रूर है किसी बड़े मूव की, आने वाले टाइम में ये एक बड़ा मूव लेने वाली है। और अभी तक के डेटा को देखते हुए जो मेरी समझ में आ रहा है उसके अनुसार ये नीचे की तरफ जाने वाली है। सो द ट्रेंड रिमेन्स बियरिश, be cautious. This is surely a distribution, in my opinion. However, it could also be a consolidation, but whatever the move comes will be a bigger one and soon it will come. कल 24 फरवरी यानी कि थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है, और ये वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी भी है क्योंकि मंथ की लास्ट एक्सपायरी है ये। तो दिस विल बी अ वेरी वॉलेटाइल सेशन, इट हैज़ टू बी, इट शुड बी, दैट्स व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। क्योंकि 3 दिन से मार्केट रेंज के अंदर ही घूम रही है, कहीं नहीं जा रही है। तो कल हो सकता है एक बड़ा मूव, नहीं बड़ा मूव एक तरफ, बल्कि मैं कहूँगा कि दोनों तरफ बड़े मूव दे सकती है ये। सो बी केयरफुल, नीचे गिरे तो ऊपर जाएगी, ऊपर गिरे तो नीचे जाएगी, और दोनों तरफ खेलेगी ये। और उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन क्लियर कर सकती है। मे बी फ्रॉम फ्राइडे या मंडे वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर एज टू वेयर मार्केट इज हेडेड, किस तरफ को जा रही है। चांसेस आर कि नीचे जाएगी। बिटकॉइन का प्राइस आज की कीमत जो है वो 38,877 रुपये, जो कि कल के प्राइस से लगभग 900 रुपये ऊपर है, और 2.5% का गेन है, 2.57% का। मूविंग फर्दर, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द यूक्रेन वॉर एंड मार्केट। यूक्रेन में अभी भी जो स्थिति है वो असमंजस की बनी हुई है। स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर एज टू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मिस्टर बाइडन जो हैं वो, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट, कह रहे हैं कि हमने 2 बैंक्स रशिया के जो हैं उनके ऊपर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है ट्रांजेक्शन्स को, तो अमेरिका में वो नहीं कर सकते हैं। उस पर रशिया ने कहा है कि वो स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देंगे इसका, दिल कम बैक विद अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑन दिस। जिसका मतलब ये है कि वो भी कुछ अमेरिका के बैंक वन आदि इत्यादि पे बहुत सारी जगह पे
बैन इम्पोज करवा सकते हैं। और बाइडन साहब ने क्या कहा है साथ में यूक्रेन के लिए कि वो अपनी फ़ौज जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं यूक्रेन में, और जहाँ पे समस्या पैदा हो रही है और वो पूरी तरह से मदद करते रहेंगे यूक्रेन की। लेकिन लेकिन द स्टेटमेंट ही इज गिविंग आफ्टर दैट विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सेज दैट लेट मी बी क्लियर दैट दीज आर टोटली डिफेंसिव मूव ऑन आवर पार्ट, वी डोंट हैव एनी इंटेंशंस टू फाइट रशिया। मतलब कि हम रशिया से लड़ना तो नहीं चाहते हैं और नहीं लड़ेंगे, और ये सब जो हम कर रहे हैं ये सब शांति बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। अब रशिया क्या कह रहा है इस पर? रशिया इज सेइंग दैट हम डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के लिए रेडी हैं, वी आर ओपन टू डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस एंड लड़ाई हम भी नहीं चाहते हैं, परंतु हम जो भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे उसके तहत में हम किसी भी तरह से देश का, रशिया का या उसके नागरिकों का अनहित नहीं होने देंगे, इस पे कोई समझौता नहीं होगा, जरूर इसका ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, अब इस पे यूक्रेन क्या कह रहा है? रशिया ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा, वो हो गया। यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन ने अपने अनाउंस कर दिया है कि 24 फरवरी की मध्य रात्रि से, फ्रॉम द मिड नाइट ऑफ 24 फरवरी, दे आर इम्पोजिंग इमरजेंसी इन द कंट्री। कंट्री में इमरजेंसी लागू हो रही है। ये आमतौर पे युद्ध के समय पे होती है, जिसका अर्थ ये होता है कि आपके सारे के सामाजिक और कानूनी अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। अब जो सरकार कहेगी वही आपको करना होगा और फ़ौरन करना होगा, और जो ना माने उसे उठा कर जेल में डाला जा सकता है बिना किसी कोर्ट केस एंड एवरीथिंग के। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। और इस पर उन्होंने कुछ कानून भी लागू करे हैं, जिसके तहत में उन्होंने स्टोरेज को भी घरों में लिमिट कर दिया है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा चावल, दाल आदि इत्यादि नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो उसे गलत माना जाएगा, गैरकानूनी माना जाएगा। सो दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज़। बातें जो टीवी पे आ रही हैं वो कह रही हैं कि युद्ध नहीं होगा या वो नहीं करना चाहते हैं, बट जो काम हो रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि सभी तैयार हैं युद्ध के लिए। फ़ौज डिप्लॉय हो गई, रशिया वगैरह हम बात करने को तैयार हैं, बट फ़ौज को हटाने को तैयार नहीं है, वो हटा नहीं रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि युद्ध तो नहीं होगा, हम नहीं चाहते हैं, और साथ में इमरजेंसी लागू कर रहा है। सो सिचुएशंस आर गेटिंग मोर क्रिटिकल। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। बाकी फर्दर लेट्स मूव ऑन टू दी important acts or the activities which has happened in the market which can impact the market tomorrow. LIC ने 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं कैपरी ग्लोबल के। आमतौर पे जो ऐसे एक्ट होते हैं, और ये खरीदे नहीं हैं उन्होंने, मतलब ये ऐड किए हैं, पहले से इनके पास थे। दे वर हैविंग अ गुड स्टेक ऑफ 4.95%, 5% का स्टेक ऑलमोस्ट था पहले से, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 5.04 कर दिया है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। ऐसे शेयर जो होते हैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द टाइम टू एंटर, सो प्लीज़ बी कॉशियस। अपने फॉल पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ट्रेड वाइजली, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें बिफोर यू इन्वेस्ट। टेक्सटाइल स्टॉक्स के ऊपर एक क्लैरिटी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके तहत में उन्होंने कहा है कि जो पीएलआई स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है, उसके तहत में पीएलआई स्कीम मतलब परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, वो सभी पे लागू होगी, उन सब पे जिन्होंने सितंबर 2021 से पहले या सितंबर 2021 तक प्रोडक्शन शुरू कर दी थी, उन सब को वो बेनिफिट मिलेगा। प्राइस बैंड चेंज हुआ है 10% से 20% तीन शेयरों का, जिनमें धानी सर्विसेज, जी पावर और जैक्सन फार्मा है, जैक्सन पाल फार्मा। इनमें से जी पावर पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास पहले कमेंट में आया था 2 दिन पहले, तो उसके तहत में मैंने स्टडी भी करी है, और जी पावर ने आज कंफर्मेशन कैंडल दी है। कल उसने फुल स्टॉप कैंडल दी थी, मतलब कि उसका जो अभी तक बहुत समय से लॉन्ग टर्म से काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसको वो फुल स्टॉप लग गया है कल, और आज उसने कंफर्मेशन कैंडल दे दी है। इसका मतलब इसको अब आगे बढ़ना है, दैट्स व्हाट द डेटा ऑफ द चार्ट इज सेइंग। बट लेकिन ये अपने एक बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। अगर ये 164 को पार करके कोई डेली कैंडल क्लोजिंग करता है, यानी कि डेली क्लोजिंग इसकी 164 के ऊपर होती है, तभी इसको बाय कीजिएगा, और 174 195 तक ही जा सकता है।
चाहें तो आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस पे बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, अगर इसने 135 को तोड़ा तो इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये वहाँ से बहुत नीचे तक भी जा सकता है, शायद 76 तक भी। बट अभी इसने जो ट्रेंड बनाया है, 2 दिन की कैंडल्स ये कह रही हैं कि इसने डाउन ट्रेंड को फुल स्टॉप कर दिया है और अब शायद ये बढ़ने की तैयारी करेगा, और बढ़ने से पहले कंसोलिडेशन होता है। और मेरे हिसाब से ये अगले महीने यानी कि कल की जो एक्सपायरी है उसके बाद ये अपना जो भी दर्शन देना है वो देगा, उससे पहले प्लीज़ बी कॉशियस, बी वाइज। लेवल्स मैंने बता दिए हैं। 164 इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार करता है तो 164 के ऊपर 174, उसके ऊपर 195 तक जा सकता है, और उसके और भी ऊपर जा सकता है इन अ लॉन्ग टर्म। और नीचे की तरफ 135 को ध्यान में रखिएगा, अगर 135 इसने ब्रेक करा तो इसका मतलब ये ट्रेंड बहुत नेगेटिव है, ये 76 तक भी जा सकता है। ओके, सो ट्रेड वाइजली, डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ओनली देन टेक अ ट्रेड, डोंट ट्रेड ऑन माई एडवाइस ओनली, वॉच इट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जर्मनी ने बहुत बड़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो थी गैस की, नॉर्ड, उस पर ब्रेक लगा दिया, उन्होंने मना कर दिया है, वो बाहर हो गया, ये पहले से चला रहा है लेकिन फाइनली इसकी ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है और ये कह रही है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा, वो है आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस। और पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे जो कि प्रोड्यूसर और सप्लायर्स हैं, जो कि हैं ओआईएल, ओएनजीसी और गेल। सो आप इनको देखकर, इनके लेवल्स को समझकर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। डाबर ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टाई अप किया है इंडियन ऑयल के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट उनका हो गया है। इंडियन ऑयल के जो इंडियन है, इंडियन गैस सर्विसेज, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे, एलपीजी के सिलेंडर्स ये सप्लाई करते हैं, 14 करोड़ सब्सक्राइबर हैं इनके। उनके साथ डाबर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके तहत में डायरेक्ट टू होम प्रोडक्ट डिलीवरी शुरू करेगा डाबर अपने प्रोडक्ट्स की थ्रू इंडियन एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी people say. So that's what it is. It can be a game changer or it can also be a complete waste. Let's see how it works. But Dabur एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में इसके अंदर इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। इसके पुराने रिकॉर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो ये एक डार्क हॉर्स है जो शायद बहुत ज़्यादा मीडिया में तो नहीं आता है, बट बीन गिविंग अ वेरी गुड रिटर्न सिंस लास्ट डेकेड और सो। 10 साल 12 साल से बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो कीप अ आई, दैट कैन इम्पैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन दी मार्केट। बाकी मार्केट नेगेटिव है, बी कॉशियस बिफोर यू बाय एनीथिंग। चंबल फर्टिलाइजर्स में प्रमोटर्स जो हैं वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, उन्होंने 75,000 शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है मार्केट के अंदर। और आमतौर पे नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी मानते हैं इसमें कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा शेयर, क्योंकि प्रमोटर द वन हु इज़ इन्वॉल्व इन रनिंग द कंपनी, उसको उससे ज़्यादा किसको पता होगा, किसी को नहीं। और वो खुद अपने शेयर खरीद रहा है, इसका मतलब वो मार्केट में शेयर बढ़ने वाले हैं। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। हाउएवर मैंने इसके चार्ट देखे हैं, मुझे इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बट आप इस पर नज़र रख सकते हैं, आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इट कैन बी अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट वाइजली एक्यूमुलेटेड, डोंट बाय एक ही बार में बल्क में। और अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत नेगेटिव में है। तो ये जरूर कोई ना कोई डिप दिखाएगा, जब जब डिप दिखाए तब तब थोड़े थोड़े करके अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो मे बी आने वाले समय में इट विल गिव अ गुड बेनिफिट। मूविंग फर्दर, बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं, दैट्स द मोस्ट अवेटेड वन, आप सब चाहते हैं। लेट्स लुक एट व्हाट चार्ट्स आर सजेस्टिंग। सो बैंक निफ्टी अभी भी बड़ी सी एक नेगेटिव कैंडल आज बना दी है, कल पॉजिटिव बनाई थी। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये साइडवेज है, कहीं जा नहीं रही है, और बैंक वहीं के वहीं खड़े हैं। रेंज अभी भी वही है, 37,000 और 38,000। नीचे अगर 37,000 तोड़ेगी तो ये डाउन ट्रेंड में है, ऊपर 38,000 के पार जाएगी तभी ये पॉजिटिव में आएगी। और जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा, कंफर्मेशन कैंडल का इंतज़ार कीजिए। इसने 2 बार तोड़ी है, लेकिन अगली कैंडल में ही इसने बता दिया है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट था और वापस आ गई है, फिर ऊपर गई थी फिर वापस आ गई है। ऐसे ही ये 37,000 की लाइन मैंने नीचे पहले आपको बता रखी है कि 37,000 को नहीं तोड़ रहा है, वो ये नीचे कर रहा है। नीचे गया तो अगले दिन ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, आज फिर ऊपर गया था, कल कोशिश करी थी नहीं हो पाया, आज ऊपर खुला था तो वापस वहीं पे आके बंद हो गया है 37,400 पे। कल मैंने बताया था, आज फिर वही बोल रहा हूँ, 37,500 इज़ अ वेरी क्रिटिकल डिसाइसिव पॉइंट। इसको ब्रेक करना किसी भी तरफ मार्केट के लिए बड़ा मुश्किल है। तो लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। आज हालांकि क्लोजिंग जो है 500 के नीचे दी है,
बट कल क्या ओपनिंग होगी देखने की बात होगी। और 37,000 और 38,000 के बाहर मार्केट जाती मुझे नहीं दिख रही है बैंक निफ्टी। ऑप्शंस का डेटा भी मैंने देखा है तो ऑप्शन चेन के डेटा के अनुसार भी 37,000 और 38,000 पे ही बड़ी रजिस्टेंस बन रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएटेड अगर यहाँ से नीचे से देखा जाए तो 37,000 पे आता है। उससे पहले 18,000, 21,000, 23,000, यहाँ पे आके 70,000 हो जाता है। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो जैसा कि आप देख रहे हैं 38,000 पे 1 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, तो 1 लाख पार करना बड़ा मुश्किल होगा। एट द सेम टाइम नीचे की तरफ में 37,000 ब्रेक करना मुश्किल होगा। एंड एट द सेम टाइम अब अगर हम 4,500 में क्यों क्रूशल इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूँ, आप देख लीजिए ये रहा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉल्स जो हैं वो 77,000 है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी दिखा रहा है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फॉर द पुट, कहीं भी आपको इसके अलावा नीचे या ऊपर 437 और 38 जो मैं बोल रहा हूँ नहीं दिखेगा इतना ओपन इंटरेस्ट। तो ये इसके नीचे जाना भी मुश्किल हो रहा है इसके लिए, और ऊपर जाने के लिए और भी मुश्किल है। तो ट्रेंड रिमेन्स नेगेटिव एंड डाउनवर्ड्स। अगर दोबारा से पूछेंगे आप मुझसे तो मैं यही कहूँगा कि डाउनवर्ड्स का ट्रेंड है, और ये नीचे जाने के आसार बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखा रहा है। हालांकि 37,000 फिर से एक बड़ी सपोर्ट है, नज़र रखिएगा। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। डू स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब इफ़ पॉसिबल। अरे अच्छा हाँ, बिफोर आई क्लोज एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको। जैसे मैंने डू यू नो वाला सेक्टर चालू करा है, आपको पता है कि देर इज़ अ दानवीर करंट इन टुडेज वर्ल्ड, जो लाखों करोड़ों रुपए के शेयर हर साल दान करता आ रहा है। यस, द मैन इज मिस्टर वी विद्यानाथन। He's been donating his personal shares since long, और अब तक वो करीब 19 लाख 18 लाख शेयर्स अपने IDFC फर्स्ट बैंक के डोनेट कर चुके हैं या कहीं बांट चुके हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। उन्होंने 2018 में 4,29,000 शेयर बांट दिए थे। ऐसा नहीं कि इसे बेचा था, बांट दिए थे। कुछ अपने कोलीग्स को दिए थे, कुछ स्टाफ को दिए थे, और कुछ अपने रिश्तेदारों को दिए थे। मतलब कुछ सहभागी, कुछ नीचे के अपने एम्प्लॉयज़, और उसके बाद अपने कुछ रिश्तेदारों को। चलिए, यहाँ तो फिर भी बातचीत समझ में आती हो सकता है ऑफिशियली दिया हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले साल 2020 में, अगले से अगले साल 2020 में सितंबर में 1 लाख शेयर्स अपने टीचर को दे दिए थे। अपने टीचर पुराने, उनको उन्होंने 1 लाख शेयर डोनेट कर दिए थे। और ये शेयर की कीमत इस समय ठीक ठाक चल रही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये अच्छे खासे लाभ का, अब 74 रुपये का चल रहा है। अगर उस समय 50 का भी था या 40 का भी था, तो आप समझिए कि हम 1 लाख शेयर मतलब 40 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मई 2021 के अंदर 4.5 लाख शेयर फिर कुछ लोगों को दे दिए, और बिना बेचे, बिना कुछ लिए 4.5 लाख शेयर। अब शेयर की कीमत और बढ़ गई थी। अब दोबारा से फरवरी यानी कि इस महीने में इन्होंने 9 लाख इक्विटी शेयर, 9 लाख इक्विटी शेयर अपने स्टाफ मेंबर्स को दे दिए हैं, मतलब बांट दिए हैं। अगर आप 9 लाख शेयर्स की बात करें, IDFC फर्स्ट बैंक जो है, आप देखिए इस समय पे 42 रुपये का चल रहा है। तो 9 लाख के ऊपर अगर आप लगाएं तो हिसाब पता चलेगा कि कितना बनता है। 40 टाइम्स भयंकर अमाउंट, and he's donating them. He's simply giving it to the people. और ऐसे लोग भी हैं अभी। It's difficult to believe, but yes, there. I'm sure that you must have liked the information shared in this video. Do comment अगर हो सके तो, like and share, and thank you so much for all your support. Good night, Shabba Khair. See you in tomorrow's video. Thank you. Good night.